हेलो एंड वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। इकोनॉमी स्पेशल बैच हमारा चल रहा है और उस इकोनॉमी स्पेशल बैच में जो आज की हमारी क्लास रहने वाली है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर या भारत में आधारिक संरचना क्षेत्र या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन इंडिया। और इस क्लास में हम मुख्य रूप से आधारिक संरचना के जो क्षेत्र पढ़ने वाले हैं वो है ऊर्जा के क्षेत्र में क्या क्या कार्य हुआ है, परिवहन क्षेत्र में क्या क्या विकास हुए हैं और साथ ही साथ संचार क्षेत्र में किस प्रकार के विकास हमें देखने को मिले हैं। आधारिक संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर देश के आर्थिक विकास को क्या करता है, गति प्रदान करता है। और मोटे तौर पर इन तीन का अध्ययन हम आज की क्लास में करने वाले हैं जो कि देश में आधारिक संरचना का निर्माण करते हैं। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि इकोनॉमी स्पेशल जो हमारा बैच है वो यूट्यूब पर पूर्णतः फ्री में ये उपलब्ध है और इसमें हमारा ये प्रयास है कि इकोनॉमी से संबंधित जितने भी टॉपिक्स किसी भी स्टेट की सिविल सर्विस परीक्षा या यूपीएससी आईएएस में पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक्स को हम इस बैच में कवर करें। साथ ही साथ जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जैसे एसएससी, सीजीएल, आईबीपीएस, पीओ आदि के लिए भी इकोनॉमिक्स से संबंध में यदि कोई टॉपिक्स उनमें आता है तो उसके लिए भी ये समान रूप से उपयोगी रहने वाला है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी या ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनीकरण ऊर्जा और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी या गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा। गैर नवीनीकरण ऊर्जा वह ऊर्जा के साधन होते हैं जो क्या है, सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और इनका क्या नहीं किया जा सकता, पुनः चक्रीकरण नहीं किया जा सकता, पुनः नवीनीकरण नहीं किया जाता। इसी कारण ये नॉन रिन्यूएबल या गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। जबकि नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जिनका क्या किया जा सकता है, नवीनीकरण किया जा सकता है, पुनः चक्रीकरण किया जा सकता है और ये असीमित मात्रा में क्या है, पर्यावरण में उपलब्ध हैं। इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। पहले बात करते हैं नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत में स्मॉल हाइड्रो यानी कि जल से जो विद्युत बनती है वे बायोमास एनर्जी, वेस्ट एनर्जी, अपशिष्ट पदार्थों से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा शामिल है। ये सभी के सभी जो स्रोत हैं प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और साथ ही साथ ये कम प्रदूषण फैलाते हैं। इसी कारण इन्हें नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। जबकि गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत में पहला आता है तापीय विद्युत, तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा के अंतर्गत कोयले से जो प्राप्त ऊर्जा होती है, लिग्नाइट से प्राप्त ऊर्जा, गैस से प्राप्त ऊर्जा, डीजल से प्राप्त ऊर्जा क्या आती है, तापीय ऊर्जा के अंतर्गत आती है। जबकि न्यूक्लियर एनर्जी या परमाणु ऊर्जा है वह भी किसके अंतर्गत आती है, गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये सभी के सभी ऊर्जा के जो साधन हैं वो सीमित मात्रा में प्रकृति में उपलब्ध हैं और इनका रिसाइकिल किया जाना मुश्किल है। इसी कारण जैसा कि इनको नाम दिया गया है गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत। आइए इसके बाद एक और ऊर्जा के क्लासिफिकेशन, ऊर्जा स्रोतों के क्लासिफिकेशन को, एक को हमने देखा नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण। दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया गया है ऊर्जा के स्रोतों का वह है पारंपरिक व गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज या पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत वे ऊर्जा स्रोत आते हैं जिनकी साल दर साल यानी वर्षों से जिनसे क्या प्राप्त हो रही है, पुराने समय से जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। और इसके अंतर्गत क्या आता है, कोयला आता है, तेल आता है और गैस आता है। जबकि नॉन कन्वेंशनल या गैर पारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की जो खोज हुई है वो हाल के दिनों में हुई है। बहुत पुराने समय से इनके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन नहीं किया जा रहा और ये गैर पारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत हैं वे हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, सेल गैस, कोल बेड मीथेन और परमाणु ऊर्जा। तो ये ऊर्जा के स्रोतों का दो प्रकार से हमने क्लासिफिकेशन देखा। पहला क्लासिफिकेशन में हमने नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के बारे में बात करी और दूसरे क्लासिफिकेशन में हमने पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के बारे में बात की। अब हम देखते हैं कि भारत में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो कौन से सोर्स से कितनी मात्रा में होता है। तो बात करें हम, देखिए ये आंकड़े वर्ष दर वर्ष बदलते हैं लेकिन ये क्लास जब रिकॉर्ड हो रही है उस समय जो आंकड़े हैं वो ये है कि तापीय ऊर्जा का जो भाग है भारत में, यानी भारत के कुल जो ऊर्जा उत्पादन होता है उसमें से तापीय ऊर्जा का जो भाग है वो 63.15% है। जबकि
हाइड्रो या जलीय जो ऊर्जा है, जलीय जो विद्युत है, उसका कुल ऊर्जा उत्पादन में 12.60% भाग है, जबकि परमाणु ऊर्जा का 1.88% भाग है। इसके अतिरिक्त जो नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं उनसे कुल ऊर्जा की 22.36% ऊर्जा का क्या होता है, इस समय क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। अब अपने तापीय स्रोतों की जो बात की थी, तापीय ऊर्जा के स्रोतों की बात की थी, उसमें हमने देखा था कि तापीय ऊर्जा स्रोतों में कोयला, लिग्नाइट, गैस और डीजल आता है। उनका जो वो क्रम है वो क्या है, तापीय ऊर्जा के अंतर्गत सबसे अधिक ऊर्जा जो उत्पादित होती है वो कोयले से होती है, फिर उसके बाद लिग्नाइट से होती है, उसके बाद गैस से और उसके बाद डीजल से ये उत्पादन होता है। रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोतों की या हम कह सकते हैं नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की हम बात करें, उनमें यदि ऊर्जा उत्पादन का क्रम देखें कि किस सोर्स से कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो सर्वाधिक जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो जलीय ऊर्जा से होता है, उसके बाद विंड एनर्जी या पवन ऊर्जा से, और उसके बाद सौर ऊर्जा द्वारा क्या होता है, उत्पादन होता है। तो ये कुछ रैंकिंग थी, क्रम था कि कौन कौन से ऊर्जा स्रोतों से कितने कितने प्रतिशत ऊर्जा का उत्पादन होता है। कुछ इस ऊर्जा के क्षेत्र से संबंधित कुछ स्कीम्स या कुछ कार्यक्रम समय समय पर सरकार द्वारा लागू किए गए हैं, जिससे ऊर्जा के क्षेत्र का देश में क्या हो, विकास हो। क्या ये कार्यक्रम है, आइए देखते हैं। सबसे पहला इस प्रकार का कार्यक्रम सोलर पार्क और सोलर एनर्जी, क्या होते हैं ये, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स सरकार द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन सरकार द्वारा सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 भी ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए लागू किया गया था। इसके अतिरिक्त एक नया मंत्रालय नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत नवीनीकरण ऊर्जा से संबंधित जो मामले हैं उन सभी को डील ये मंत्रालय करता है। उदय स्कीम ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत एक लाई गई। इसी प्रकार उजाला योजना, नेशनल गैस ग्रिड, उज्ज्वल योजना या सौभाग्य योजना और दीनदयाल ग्रामीण ज्योति योजना, ये सभी जो योजनाएं हैं ये सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित हैं और ऊर्जा क्षेत्र में विकास के लिए इन योजनाओं को समय समय पर सरकार द्वारा लागू किया गया। आइए एक एक करके सभी स्कीम्स और सभी कार्यक्रम को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा और सोलर पार्क के बारे में। हाल फिलहाल में सरकार का मुख्य जो फोकस रहा है वो सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाना रहा है। पहला जो कारण है वो ये है कि भारत में जो सौर ताप की मात्रा है, चूंकि भारत क्या है, कर्क रेखा भारत से होकर गुजर रही है और भारत को सौर ताप की मात्रा वर्ष भर पर्याप्त प्राप्त होती है, इसलिए सौर ऊर्जा के उत्पादन में भारत में असीम संभावनाएं हैं। उन्हीं असीम संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए साथ ही साथ सौर ऊर्जा क्या होती है, प्रदूषण नहीं फैलाती और नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है। इन्हीं सब उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार का प्रयास है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ा जाए और उसके लिए सोलर पार्क्स की स्थापना सरकार द्वारा लगभग 42 जगह की गई, जो कि 500 मेगावाट से क्या थे, बड़े सोलर पार्क थे। 500 मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन वहां प्रारंभ हुआ। सबसे बड़े सोलर पार्क की यदि हम बात करें तो राजस्थान में बढ़ला जो है वो सबसे बड़ा सोलर पार्क है देश में। उसके बाद में कुर्नूल आंध्र प्रदेश में इस प्रकार का सोलर पार्क स्थापित हुआ। तो देश के दो जो बड़े सोलर पार्क हैं उनमें बढ़ला और कुर्नूल आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। स्टेट वाइज यदि हम बात करें कि कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन की अधिक संभावनाएं हैं, तो सर्वाधिक जो संभावनाएं हैं वो है कर्नाटक में, जबकि दूसरा तेलंगाना में और तीसरा राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं देखी गई हैं। क्षेत्र द्वारा यदि हम बात करें तो दक्षिण भारत जो है उसमें सर्वाधिक संभावनाएं सौर ऊर्जा उत्पादन की हैं, जबकि उसके बाद पश्चिम भाग, उसके बाद उत्तर भाग और उसके बाद में ईस्ट या पूर्व भाग आता है। दक्षिण भाग इसलिए क्योंकि हमने देखा है कि भारत में का जो दक्षिण भाग है वो वर्ष पर्यंत क्या होता है, सौर ऊर्जा की अच्छी मात्रा प्राप्त करता है। साथ ही साथ वेस्ट जो पार्ट है, पश्चिम जो भाग है भारत का, वहाँ भी सौर ऊर्जा वर्ष पर्यंत अच्छी मात्रा में प्राप्त होती है। जबकि नॉर्थ उत्तर जो भाग है वहाँ पर कई बार बर्फबारी होती है और हम बिल्कुल उत्तर में चले जाएं, हिमाचल और उत्तराखंड की तरफ यदि हम जाते हैं तो वहाँ सौर ऊर्जा, सौर ताप उतनी मात्रा में वर्ष भर पर्याप्त प्राप्त नहीं होता जितना दक्षिण और पश्चिम भाग में होता है। आगे हम बात करें अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की, तो अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट वे प्रोजेक्ट होते हैं जिनकी उत्पादन क्षमता 4000 मेगावाट या उससे अधिक होती है। पहला जो अल्ट्रा मेगा पावर
जो प्रोजेक्ट स्थापित किया गया था भारत में, वो मुंद्रा गुजरात में किया गया था टाटा कंपनी के द्वारा। उसके अतिरिक्त जो अन्य अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट हैं उनके नाम हैं कृष्णापट्टम जो कि आंध्र प्रदेश में है, मुंद्रा जो कि गुजरात में है, तिलैया जो कि झारखंड में है, और शासन जो कि मध्य प्रदेश में है। तो ये कुछ अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स थे जिनके द्वारा ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया है। अगला जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है वो है जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के द्वारा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। 2010 से ये कार्यक्रम लागू हुआ था, चालू हुआ था। और प्रथम शुरू में जो टारगेट रखे गए थे, लक्ष्य रखे गए थे, वो क्या लक्ष्य रखे गए थे कि 2022 तक 20 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन भारत में किया जाएगा। उसके बाद इन टारगेट्स को क्या कर दिया गया, रिवाइज कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया और कहा गया 2015 में कि जो उत्पादन किया जाएगा वो कितना किया जाएगा, 2022 तक भारत 20 गीगावाट की जगह कितने गीगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, 100 गीगावाट का उत्पादन भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में करेगा। किसके अंतर्गत ये टारगेट निर्धारित की गई, जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए एक कानून 2003 में बनाया गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। और इस एक्ट में, इस कानून में जो बिजली से संबंधित या विद्युत निर्माण से संबंधित जो अन्य जितने भी निर्माण और वितरण से संबंधित विद्युत से संबंधित जो लॉज थे, जो कानून थे, वो इसमें क्या कर दिए, समाहित कर देंगे। और ये कानून विशेष रूप से संरक्षण करता है किसका, जो कंज्यूमर्स या ग्राहक हैं, जो विद्युत के ग्राहक हैं, उनके हितों का क्या करता है, संरक्षण करता है, उनके हितों की रक्षा करता है। और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी या हम कह सकते हैं केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की स्थापना का प्रावधान इस एक्ट के अंतर्गत, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंतर्गत करा गया है। साथ ही साथ इस आयोग के विरुद्ध अपील के लिए एक ट्रिब्यूनल के गठन का प्रस्ताव भी इस कानून के अंतर्गत रखा गया, ताकि जो अंतिम उपभोक्ता है विद्युत क्षेत्र में उनको क्या मिल सके, उनके हितों का क्या हो सके, संरक्षण हो सके। उसके अतिरिक्त जो ऊर्जा क्षेत्र में स्कीम लागू की गई थी वो थी एक महत्वपूर्ण स्कीम, उदय स्कीम। और उदय स्कीम का पूरा नाम यदि हम देखें तो ये है उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। 2015 में ये योजना प्रारंभ हुई थी और इसके अंतर्गत क्या रखा गया कि वितरण के अंतर्गत, AT&C लॉस का तात्पर्य है विद्युत के वितरण के दौरान जो भी हानि होती है विद्युत की या छिजत होती है, एक जगह से दूसरी जगह जब वितरण होकर जाता है विद्युत, तो बीच में बिजली चोरी या छिजत की जो समस्याएं हैं उनको रोकने के लिए क्या किया गई थी, ये उदय स्कीम लागू की गई थी। और ये रोकने से क्या होगा, बिजली जो कंपनियां हैं उनका जो घाटा है, लगातार जो बिजली कंपनियां होती हैं राज्यों की, वो क्या चलती हैं, घाटे में चलती हैं। उस घाटे से उबारने के लिए इस स्कीम को मुख्य रूप से लागू किया गया था। और छिजत रुकने से न केवल इन कंपनियों का घाटा कम होगा, अपितु इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या हम कह सकते हैं विद्युत प्रदान करने की जो दर है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या गया, जो भी ऋण किसके द्वारा लिया गया था, डिस्कॉम यानी बिजली वितरण जो कंपनियां हैं राज्यों में, उनके द्वारा जो ऋण लिया गया था उसे अब किस में नहीं गिना जा रहा था, राजकोषीय घाटे में नहीं गिना गया। ठीक है, राजकोषीय घाटे का तात्पर्य है सरकार के ऊपर जो भी क्या है ऋण के रूप में बकाया है वो क्या कहलाता है, सरल शब्दों में राजकोषीय घाटा कहलाता है। लेकिन इस राजकोषीय घाटे से बिजली कंपनियों पर जो ऋण था उसको क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। किसके अंतर्गत, उदय स्कीम के तहत। और 75% जो इनका ऋण है वो राज्य सरकारों ने क्या किया, वहन किया, जिसके द्वारा इनको ऋण के बोझ से राहत मिल सके डिस्कॉम कंपनियों को। तो इस प्रकार की व्यवस्था उदय स्कीम के तहत की गई। अगली जो योजना ऊर्जा के क्षेत्र में लागू की गई महत्वपूर्ण, वो है उज्ज्वला योजना। और ये जो उज्ज्वला योजना स्टार्ट हुई थी 1 मई 2016 से ये योजना स्टार्ट हुई थी। बलिया से ये योजना क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी। और इसकी नोडल एजेंसी की यदि हम बात करें तो नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस जो मंत्रालय है उसके द्वारा इसका क्या किया जाता है, नोडल के रूप में कार्य किया जाता है। और 1600 बीपीएल जो है वो एलपीजी कनेक्शन देने हैं बीपीएल परिवारों को, यानी
1600 रुपए बीपीएल परिवार ऐसे जो क्या लेना चाहते हैं, एलपीजी कनेक्शन लेना चाहते हैं, उनको इस स्कीम के तहत देने का प्रारंभिक लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, और ये जो एलपीजी गैस का कनेक्शन दिया जाएगा वो किसके किसके नाम से दिया जाएगा, वुमन के नाम से दिया जाएगा, महिला के नाम से परिवार को दिया जाएगा। तो इस प्रकार से एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये योजना चालू की गई, जिससे एलपीजी का उपयोग बढ़े और लकड़ी की जो खपत है और जो धुआं निकलता है उससे परिवार को राहत मिल सके और प्रदूषण कम हो सके। तो इस प्रकार से इस प्रकार के उद्देश्यों के साथ में उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 से प्रारंभ हुई थी। एलपीजी गैस के साथ जो सिलेंडर आएगा उसको रिफिल कराने के लिए, उसको पुनः भराने के लिए क्या दिया जाएगा, ऋण इस योजना के अंतर्गत रखा जाएगा। और प्रारंभिक जो लक्ष्य रखे गए हैं वो 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांटने के रखे गए हैं। और जो बेनिफिशियरी होंगे, जो लाभ जिनको प्राप्त होगा इस योजना के अंतर्गत, वे होंगे SC ST और प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो परिवार आते हैं वे, उसके अलावा अंत्योदय अन्न योजना MBC मोस्ट बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत जो लोग जो जातियां आती है वो ट्राइब्स मतलब जनजाति, इसके अलावा जो टी लेबर या चाय के बागान में जो कार्य करते हैं वे सभी के सभी लोग क्या होंगे, इस योजना के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपए पाने के हकदार होंगे। अगला, पहली थी उज्ज्वला योजना और इसी से मिलता जुलता नाम है उजाला योजना। तो उजाला जो योजना है वो 2015 में स्टार्ट हुई थी। 2015 में स्टार्ट हुई इस योजना का लक्ष्य क्या था कि एलईडी बल्ब बांटे जाएं। कैसे बल्ब बांटे जाएं? एलईडी, पारंपरिक जो बल्ब होते हैं उनके द्वारा ऊर्जा की खपत अधिक होती है, अतः उनके स्थान पर एलईडी बल्ब बांटने का टारगेट किसके अंतर्गत रखा गया, उजाला योजना के अंतर्गत रखा गया। और EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के द्वारा ये वितरण किया गया, किसका, एलईडी बल्बों का। ठीक है, इससे क्या होगा, रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन। जो ऊर्जा है, पारंपरिक जो बल्ब हैं वो क्या करते थे, अधिक ऊर्जा की खपत करते थे, ये एलईडी उसकी मात्रा में उसकी अपेक्षा कम ऊर्जा खपत करते हैं। तो इस प्रकार से ऊर्जा की बचत सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया था 2015 में। याद रखना है अंतर, उज्ज्वला योजना एलपीजी वितरण के लिए, जबकि उजाला योजना किसके लिए, एलईडी का वितरण इसके माध्यम से किया गया। अगली जो योजना है पीएम सहज बिजली हर घर योजना, जिसका नाम है सौभाग्य योजना। इसके अंतर्गत क्या है, 25 सितंबर 2017 को ये योजना स्टार्ट की जाती है, प्रारंभ की जाती है। और इस योजना का लक्ष्य है कि प्रत्येक जो घर हो उसको क्या हो, विद्युत कनेक्शन उपलब्ध हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे वह शहरी क्षेत्र में हो, सभी जगह 24/7 बिजली की उपलब्धता हो। कब तक, 2019 तक ये लक्ष्य रखा गया कि 2019 तक चाहे ग्रामीण परिवार हो चाहे शहरी परिवार हो, सभी को विद्युत की उपलब्धता 24 घंटे 7 दिन तक हो। ऐसी योजना का लक्ष्य किसके अंतर्गत रखा गया, सौभाग्य योजना के अंतर्गत रखा गया। और इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए कि जो मीटर दिया जाएगा उसके ऊपर क्या दी जाएगी, सरकार द्वारा सब्सिडी या अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार ट्रांसफार्मर पर और वायर पर भी सरकार द्वारा क्या दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी, अनुदान दिया जाएगा, जिससे क्या हो सके, संपूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके सौभाग्य योजना के तहत। अगली जो योजना थी ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित वो थी दीनदयाल ग्रामीण ज्योति योजना। और दीनदयाल ग्रामीण जो ज्योति योजना है वो 2015 में स्टार्ट होती है। और एक पहले से चली आ रही योजना राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के स्थान पर इस योजना का क्या किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है। और इसके अंतर्गत जो लक्ष्य रखा गया कि कंटिन्यूअस पावर सप्लाई, यानी सतत रूप से क्या हो, सतत रूप से विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो, किसको, ग्रामीण क्षेत्रों में सतत रूप से विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो, इस प्रकार का लक्ष्य रखा गया। और इसके अंतर्गत एग्रीकल्चर यानी कृषि के लिए जो विद्युत कनेक्शन दिए गए थे और घरेलू जो विद्युत कनेक्शन थे उन दोनों को क्या किया गया, अलग अलग डिफाइन किया गया। तो ये कुछ प्रावधान थे दीनदयाल ग्रामीण ज्योति योजना के अंतर्गत। अगला जो ऊर्जा क्षेत्र का महत्वपूर्ण सुधार है वो है नेशनल गैस ग्रिड का निर्माण करके विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र को आगे लेके जाना। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, 15 किलोमीटर की गैस, 1500 किलोमीटर 1500 किलोमीटर की गैस पाइपलाइंस का एक क्या बनाया जाएगा, सिस्टम बनाया जाएगा। और ईस्ट इंडिया पाइपलाइन के नाम से
एक पाइपलाइन बनाई जाएगी जिसे प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, पाइपलाइंस का एक नेटवर्क बनाया जाएगा, उसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया पाइपलाइन नाम से जो पाइपलाइन बनाई जाएगी उसे पीएम ऊर्जा गंगा के नाम से जाना जाएगा। जबकि जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धमरा नाम से एक और पाइपलाइन बनाई जाएगी। इसी प्रकार से फर्टिलाइजर जो प्लांट्स हैं कहां पर, गोरखपुर यूपी में, बिहार में और सिंदरी झारखंड में उनकी स्थापना की जाएगी। फर्टिलाइजेशन प्लांट्स की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धमरा पाइपलाइन नाम से एक गैस पाइपलाइन बनाई जाएगी, ईस्ट इंडिया पाइपलाइन जिसे पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार की एक पाइपलाइंस का निर्माण गैस ग्रिड सिस्टम के अंतर्गत किया जाएगा। अगला जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है परिवहन। अभी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारिक संरचना के तहत पहला जो भाग था हमारा ऊर्जा, उसके बारे में बात की। अब हम बात करते हैं आधारिक संरचना के अंतर्गत जो दूसरा भाग है परिवहन। परिवहन देखिए, कोई भी माल या सेवा उत्पादित होती है या किसी भी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो वो किसके माध्यम से जाता है, ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन। तो अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है परिवहन, और आधारिक संरचना क्षेत्र को भी क्या करता है, सबसे महत्वपूर्ण घटकों के अंदर एक माना जा सकता है परिवहन को। और इस परिवहन के अंतर्गत हम मुख्य रूप से रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे परिवहन, जल परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट या वायु परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। यदि हम रैंकिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा जो नेटवर्क है परिवहन जो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है वो किसके द्वारा होता है भारत में, रोड के द्वारा, उसके बाद में रेल के द्वारा, उसके बाद में जल और उसके बाद में एयर ट्रांसपोर्ट या वायु परिवहन के माध्यम से माल का क्या होता है, आवागमन होता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में या रोड परिवहन के बारे में। रोड परिवहन के बारे में कुछ तथ्यों की यदि हम बात करें तो भारत में कुल रोडों की जो लंबाई है वर्ष दर वर्ष ये परिवर्तित होती रहती है, लेकिन जब ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है उस समय भारत में कुल जो रोडों की लंबाई है वो कितनी है, 56.17 लाख किलोमीटर। जबकि नेशनल हाईवे जो उनमें से नेशनल हाईवे हैं वो कितने हैं, 1.15 लाख किलोमीटर, यानी 2%। 56 लाख के लगभग क्या है, 56 लाख किलोमीटर कुल रोडों की लंबाई, उसमें से मात्र 1.15 लाख किलोमीटर ही क्या है, नेशनल हाईवे हैं, जो कि कुल रोडों का 2% भाग बनाते हैं। घनत्व की यदि हम बात करें, रोड डेंसिटी की बात करें, रोडों के जो घनत्व की यदि हम बात करें तो घनत्व है भारत का 1.66 किलोमीटर रोडों का घनत्व है। सबसे ज्यादा रोड घनत्व महाराष्ट्र में है, दूसरा कर्नाटक पे है और तीसरा केरल में है। यानी सबसे ज्यादा जो रोड का घनत्व है वो कहाँ है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। रूरल रोड्स की यदि हम बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की जो रोड हैं वो कुल रोडों की जो लंबाई है उसका 61% भाग बनाती हैं, जबकि शहरी क्षेत्र की रोडें 39%। तो ये तथ्य ध्यान देने योग्य है कि भारत में जो रोडों की लंबाई है वो ग्रामीण क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक है, किससे, शहरी क्षेत्र के। यदि क्लासिफिकेशन की बात करें, वर्गीकरण की बात करें तो संपूर्ण जो भारत में रोडें हैं, सड़कें हैं, उनको नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और अदर रोड्स या अन्य रोड्स के अंतर्गत क्या किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। लंबाई की यदि हम बात करें तो जिला और गांव स्तर पर जो रोडें हैं उनकी लंबाई सबसे अधिक है, उससे कम स्टेट हाईवेज की लंबाई है और उससे कम नेशनल हाईवेज की लंबाई है। और रोड ट्रांसपोर्टेशन में सुधार के लिए जो एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सरकार द्वारा लागू किया गया है वो है भारतमाला प्रोजेक्ट, और दूसरा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्णिम चतुर्भुज जिसे कहा जाता है, और तीसरा सेतु भारत योजना। आइए एक एक करके इन योजनाओं के बारे में बात करें। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या किया जाएगा, 34,800 किलोमीटर की रोडों का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। सबसे पहला भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत रोडों का निर्माण किया जाएगा, कितनी लंबाई की, 34,800 किलोमीटर लंबाई की रोडों का निर्माण किया जाएगा। और ये रोडें क्या करेंगी, देश के जो 550 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं, जो कि किस पर स्थित है, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित है, उनको आपस में क्या करेंगी, कनेक्ट करेंगी, जोड़ देंगी। अब चूंकि रोडों का निर्माण होगा तो वहां क्या होगी, श्रम शक्ति चाहिएगी, तो इससे क्या होगा, रोजगार का क्या होगा, सृजन होगा। रोजगार क्या होगा, सृजन होगा। रोजगार का सृजन होगा। इसके अलावा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। रोडों के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए रोडों के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे, नेशनल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे, पोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट यानी बंदरगाहों को जोड़ने वाले रोड बनाए जाएंगे, और बॉर्डर कनेक्टिविटी यानी देश के जो बॉर्डर हैं, सीमाएं हैं, उनको जोड़ने के लिए क्या बनाए जाएंगे,
रोड बनाए जाएंगे। तो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किस किस प्रकार की गतिविधियां की जाएंगी? इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे, नेशनल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, एक्सप्रेस हाईवे बनाए जाएंगे, साथ ही साथ बंदरगाहों को जोड़ने के लिए रोड बनाई जाएंगी और देश की जो बॉर्डर हैं उनको जोड़ने के लिए रोडें बनाई जाएंगी। नेशनल कॉरिडोर या राष्ट्रीय कॉरिडोर की यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय कॉरिडोर दो बनाए जाएंगे। पहला नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो नॉर्थ से लेकर साउथ तक भारत को जाएगा, और दूसरा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की यदि हम बात करें तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, यानी नॉर्थ से साउथ भारत में, यहाँ क्या जे एंड के से कहाँ जाएगा? कन्याकुमारी तमिलनाडु तक ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जाने वाला है। जबकि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है वो क्या होगा? पोरबंदर, गुजरात में जो पोरबंदर है उस पोरबंदर से क्या होगा? स्टार्ट होगा, और पोरबंदर से स्टार्ट होके कहाँ जाएगा? असम के कहाँ तक जाएगा? सिलचर तक जाएगा। असम के सिलचर तक, ध्यान रखना आपको, अरुणाचल नहीं, असम के सिलचर तक ये रोड जाने वाला है। कौन सा? ईडब्ल्यू कॉरिडोर या ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और जो ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का जो जंक्शन पॉइंट होगा, मिलन बिंदु होगा, वो कौन सा होगा? झांसी, यानी दोनों झांसी नामक स्थान पर जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर आपस में क्या करेंगे? टकराएंगे, आपस में जुड़ेंगे। ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है रोड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, उसके तहत क्या किया गया है? जितने भी 4 महानगर हैं हमारे, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई को जोड़ते हुए, इन चारों सिटीज को जोड़ते हुए क्या बनाया गया है? स्वर्णिम चतुर्भुज या गोल्डन क्वार्टर नाम से एक योजना रोड क्षेत्र में विकास के लिए बनाई गई है। आगे रेल ट्रांसपोर्टेशन या रेलवे परिवहन की यदि हम बात करें तो रेलवे परिवहन जो होता है, 2 पटरियां, देखिए रेलवे परिवहन में क्या होती है? पटरियों के माध्यम से परिवहन होता है, जिसे क्या बोला जाता है? गॉज। क्या बोला जाता है? गॉज। और इन दोनों के बीच की क्या है? दूरी कितनी है, उसके आधार पर क्या होता है? इनको कुछ भागों में बांटा जाता है गॉज को। सबसे पहला ब्रॉड गेज, आपने सुना होगा ब्रॉड गेज। तो ब्रॉड गेज में ये जो पटरियों के मध्य जो दूरी है वो 1435 मिलीमीटर से क्या होगी? अधिक होगी। 1435 mm से ज्यादा है तो वो क्या हो गया? ब्रॉड गेज लाइन हो गई। जबकि स्टैंडर्ड गेज जो लाइन होगी वो क्या होगी? 1435 mm की होगी। मेट्रो रेल इस प्रकार की पटरियों पर चलती हैं। जबकि मीटर गेज जो लाइन होती है उसमें पटरियों के मध्य जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 1000 mm होती है। जबकि नैरो गेज जो लाइन होती है उसमें पटरियों के मध्य दूरी 760 mm होती है। इसके अतिरिक्त डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारतीय रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत बना रहे हैं। क्या होते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर? जानेंगे हम। मेट्रो रेल चलाई गई है विभिन्न शहरों में भारत में। विवेक देवरॉय कमेटी रेल परिवहन में सुधार के लिए एक बनाई गई थी। इस कमेटी की क्या क्या सिफारिश थी वो भी हम आगे देखने वाले हैं। इसी प्रकार वंदे भारत एक्सप्रेस या ट्रेन 18 इनको नाम दिया गया है। इस प्रकार की हाई स्पीड ट्रेनें भी भारत में रेलवे परिवहन को सुधारने के लिए बनाई गई हैं। साथ ही साथ मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन एक क्या करी गई है? चलाई गई है। तो इस प्रकार ट्रेनों में क्या है? एक तो फेरे बढ़ाया जाना, साथ ही साथ द्रुतगामी ट्रेनों का क्या किया जाना? संचालन किया जाना भारत के रेलवे परिवहन क्षेत्र में सुधार के लिए हाल के दिनों में सरकार द्वारा किया गया है। आइए बात करते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या होते हैं? ऐसे कॉरिडोर होते हैं जो क्या होते हैं? माल परिवहन के लिए क्या रहते हैं? समर्पित रहते हैं। रेलवे के ऐसे कॉरिडोर जो माल परिवहन के लिए समर्पित रहते हैं। ऐसा ही एक कॉरिडोर है ईस्टर्न कॉरिडोर। ईस्टर्न जो कॉरिडोर है वो लुधियाना पंजाब से क्या होता है? इस प्रकार हम देखें भारत को, ये एक रफ मैप यदि हम बनाएं तो ये लुधियाना जो पंजाब है, लुधियाना से क्या होता है? ईस्टर्न कॉरिडोर स्टार्ट होता है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट जो कॉरिडोर है रेलवे का वो लुधियाना पंजाब से क्या होता है? स्टार्ट होता है और कहाँ जाता है? वेस्ट बंगाल तक जाता है। और दनकुनी नामक स्थान जो है वेस्ट बंगाल का, वहां तक जाता है। तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहां से स्टार्ट? लुधियाना से स्टार्ट, कहां तक जाएगा? डंकुनी, वेस्ट बंगाल तक जाएगा। इसी प्रकार जो वेस्टर्न कॉरिडोर है, वेस्टर्न कॉरिडोर या पश्चिमी जो कॉरिडोर है वो कहां से स्टार्ट होगा? मुंबई से क्या होगा? स्टार्ट होगा। मुंबई से क्या होगा? स्टार्ट होगा। और मुंबई का जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है, वहां से स्टार्ट होगा। इस मुंबई से ये स्टार्ट होगा और मुंबई से स्टार्ट होके ये कहाँ तक जाने वाला है? दादरी यूपी तक जाने वाला है। तो इस प्रकार से ये दादरी
इस प्रकार से दादरी यूपी तक जाने वाला ये कॉरिडोर जो है उसे हम क्या कह देंगे, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कह देते हैं। इसके अतिरिक्त स्वर्णिम चतुर्भुज फ्रेट कॉरिडोर नाम से भी एक कॉरिडोर बनाया गया है, जो कि रेलवे के द्वारा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को क्या करने का, जोड़ने का एक प्रयास है। इसी प्रकार नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, जो कहां से प्रारंभ होगा, दिल्ली से प्रारंभ होगा और कहां तक जाएगा, चेन्नई तक जाएगा। इसी प्रकार से ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, जो कि कलकत्ता से प्रारंभ होगा और कहां तक जाएगा, मुंबई तक जाएगा। 2000 किलोमीटर का ये क्या है, कॉरिडोर है। तो आपको ध्यान रखना है, नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2173, और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट की कितनी है, 2000। यानी कि लंबा कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसकी लंबाई ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से अधिक है। यह तथ्य आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार का अन्य डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है उसका नाम है ईस्ट कोस्ट यानी पूर्वी तट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि कहां से, कानपुर टू विजयवाड़ा 1100 किलोमीटर का ये फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसी प्रकार साउथ वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, जो कि चेन्नई से प्रारंभ होकर गोवा तक जाएगा और उसकी लंबाई होगी 890 किलोमीटर। तो इस प्रकार से रेलवे परिवहन में सुधार करने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नाम से कुछ कॉरिडोर हाल फिलहाल में सरकार द्वारा बनाए जाने प्रस्तावित है। कौन कौन से कॉरिडोर हैं, कितनी उनकी लंबाई है, उन सभी के बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं रेलवे परिवहन के क्षेत्र में, या हम कह सकते हैं रेलवे की आधारिक संरचना के क्षेत्र में जो मुख्य भूमिका है वो है मेट्रो रेल की। मेट्रो रेल आप सभी जानते हैं मेट्रो रेल के बारे में, और फिलहाल भारत में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, जयपुर, लखनऊ, नोएडा, गुड़गांव, हैदराबाद, बेंगलोर और कोच्चि में मेट्रो रेल की सुविधाएं प्राप्त हैं, और अन्य जगह पर भी मेट्रो रेल चलाने की सरकार की योजना भविष्य में है। मेट्रो रेल का जो फायदा होता है वो ये होता है, एक तो मास ट्रांसपोर्टेशन को, यानी एक साथ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सवारी करते हैं, जिससे प्रदूषण कम होता है, और अन्य जो परिवहन के साधन है उन पर भार कम होता है। इसके अलावा रेलवे क्षेत्र में सुधार के लिए एक कमेटी बनाई गई, विवेक देवरॉय कमेटी। ये जो विवेक देवरॉय कमेटी बनाई गई थी, इसका जो प्रमुख उद्देश्य था बनाए जाने का, वो था कि रेलवे के क्षेत्र में किस प्रकार से सुधार किए जाएं। तो इस कमेटी ने रेलवे क्षेत्र में सुधार करने के लिए अपनी कुछ सिफारिशें दी। क्या क्या सिफारिश दी? पहली सिफारिश दी कि रेलवे रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाम से एक संस्था बनाई जाए, एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, जो कि क्या करे, रेल किराए को क्या करे, निर्धारित करने वाला क्या हो, बॉडी हो। रेल किराया निर्धारित कौन करे? रेलवे रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और रेलवे में क्या हो, कमर्शियल अकाउंटिंग चालू हो, यानी जो अकाउंटिंग सिस्टम हो उसका कमर्शियलाइजेशन हो, उसका प्रोफेशनलाइजेशन हो, और इंटरनेशनल नॉर्म्स या अंतर्राष्ट्रीय जो मानक हैं उन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ये अकाउंटिंग का सिस्टम लागू हो। साथ ही साथ रेलवे में जो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं, तकनीकी और गैर तकनीकी जो पद हैं उनको क्या किया जाए, अलग अलग किया जाए। और रेलवे को अपना फोकस किस पे करना चाहिए, कोर एरिया पर करना चाहिए, यानी रेलवे को रेलवे के विकास पे ही ध्यान देना चाहिए। आपने देखा होगा कि रेलवे क्या करता है, कुछ स्कूल्स भी चलाता है और कुछ हॉस्पिटल्स का भी संचालन करता है, और विवेक देवरॉय समिति ये कहती है कि इन रेलवे को इन स्कूल और हॉस्पिटल या अन्य गतिविधियों पर ध्यान देने की जगह रेलवे के विकास पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर को एंट्री देना चाहिए रेल की आधारिक संरचना के विकास में, निजी क्षेत्र को लाना चाहिए रेल की आधारिक संरचना के विकास में। और इंडियन रेलवे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नाम से कंपनी बनाई जाए, जो कि भारत में ही क्या हो, भारत में ही रेलों का उत्पादन हो, भारत में ही रेल से संबंधित क्या हो, उत्पादन प्रारंभ किया जाए। इस प्रकार की कुछ सिफारिशें विवेक देवरॉय कमेटी द्वारा दी गई। अगला जो रेलवे क्षेत्र में सुधार के लिए कदम उठाए गए वे थे वंदे भारत नाम से द्रुतगामी ट्रेन चलाई गई, जिन्हें क्या कहा गया था, इंडियन 18 नाम से भी जाना गया था। और ये जो ट्रेनें हैं इनका जो निर्माण किया गया है और डिजाइन किया गया है वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई में स्थित है उसके द्वारा किया गया। पहली जो वंदे भारत ट्रेन चली थी भारत में वो 15 फरवरी 2019 को दिल्ली और वाराणसी के मध्य चली थी। दूसरी जो ट्रेन चली थी वंदे भारत नाम से वो दिल्ली और वैष्णो देवी के मध्य चली थी। और ये जो ट्रेन होती हैं वो सेमी हाई स्पीड ट्रेन होती हैं। तो रेलवे क्षेत्र को द्रुतगामी प्रभाव प्रदान करने के लिए वंदे भारत नाम से क्या चलाई गई, ट्रेन चलाई गई थी।
उसके बाद हम बात करेंगे जल परिवहन की। हम बात कर चुके सड़क परिवहन की, हम बात कर चुके इसकी रेलवे परिवहन की, अब हम बात करेंगे जल परिवहन की। जल परिवहन की यदि हम बात करें तो ये परिवहन का जो माध्यम है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। क्यों? क्योंकि यदि हम देखेंगे तो हम नोट करेंगे कि 95% जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है वो जहाजों के माध्यम से होता है, यानी रेल ना रोड ना वायु मार्ग से, अपितु किससे होता है? जल परिवहन के माध्यम से होता है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो ये भाग है ये बहुत कम है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मुख्यतः किसके द्वारा होता है? जलमार्ग के द्वारा होता है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम बात करें तो भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग क्या है? बहुत कम है। केवल 2 राष्ट्रीय जलमार्ग भारत में है। पहला नेशनल वाटरवे 1 राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो कि वाराणसी से स्टार्ट होता है और हल्दिया तक जाता है, गंगा से होकर ये राजमार्ग निकलता है और 1380 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जबकि दूसरा जो जलमार्ग है राष्ट्रीय जलमार्ग वो है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो कि धुबरी से स्टार्ट होता है और हटसिमन ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत ये क्या आता है? ये जलमार्ग आता है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2। ठीक है। लेकिन सरकार ने एक नेशनल वाटरवे बिल 2016 में ये प्रस्ताव रखा था कि भारत में 106 नए वाटरवेज बनाए जाएंगे, नए राष्ट्रीय जलमार्गों का निर्माण का प्रस्ताव रखा गया ताकि राष्ट्रीय स्तर पर जल के द्वारा माल परिवहन को क्या किया जा सके? बढ़ा दिया जा सके। इसके 2 कारण, पहला प्रदूषण रहित और दूसरा समय भी क्या हो सकता है? बच सकता है, क्योंकि नदियां अपने प्राकृतिक रास्ते से जाती हैं और दूरी को क्या कर देती हैं? कम कर सकती हैं। तो प्रदूषण कम हो और दूरी कम हो, दोनों ही जो है पर्पज यहां से सोल्व करने के लिए सरकार का जो प्लान है वो क्या है कि 106 नए वाटरवेज बनाए जाएंगे। और इस संदर्भ में एक सागरमाला प्रोजेक्ट सरकार द्वारा लाया गया। सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है? सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत जितने भी हमारे पोर्ट या बंदरगाह हैं उनका क्या किया जाएगा? मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, आधुनिकीकरण किया जाएगा। साथ ही साथ बंदरगाहों के आसपास क्या बनाया जाएगा? कोस्टल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा। बंदरगाहों को रोडों से कनेक्टिविटी दी जाएगी, रोडों से जोड़ा जाएगा और साथ ही साथ रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा से भी बंदरगाहों को जोड़ा जाएगा ताकि बंदरगाहों पर उतरने वाले माल का डिस्ट्रीब्यूशन में तेजी लाई जा सके। तो इस प्रकार के प्रयास वाटर ट्रांसपोर्ट में सुधार के लिए कुछ किए गए। अब हम बात करते हैं वायु परिवहन के बारे में। वायु परिवहन में हाल फिलहाल में जो सुधार किए गए हैं वो है कि इस क्षेत्र में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दे दी गई है। 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की क्या दे दी गई? अनुमति दे दी गई। वायु क्षेत्र को, वायु परिवहन क्षेत्र की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो नियामक अथॉरिटी है, उसका नाम है AAI, जिसका नाम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जितने भी वायुयान हैं उन सभी को आधारिक संरचना जो प्रदान करने का कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। एक प्लान वायु जो ट्रांसपोर्टेशन है या एयर ट्रांसपोर्टेशन, वायु परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा एक प्लान लाया गया, नाम था उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक इस प्लान का नाम है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे और नए एयरपोर्ट बनाकर वायु परिवहन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जाएगा कि वायु परिवहन के लिए जो टिकट है उनकी दर 2500 रुपए पर आवर के फेयर के हिसाब से रखी जाए, यानी 1 घंटे की उड़ान का जो किराया है वो 2500 रुपए की दर से करके और किराए को कम किया जाए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति तक वायु परिवहन की सुविधा प्राप्त हो। इस प्रकार के प्रयास वायु परिवहन में सुधार के लिए सरकार द्वारा किए गए हैं। अगला आधारिक संरचना में जो प्रमुख क्षेत्र है वो है कम्युनिकेशन या संचार। और संचार के अंतर्गत 2 जो प्रमुख क्षेत्र आते हैं वो एक तो पोस्टल और एक टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन मतलब टेलीफोन संचार और दूसरा पोस्टल सर्विस, आप सभी जानते हो, डाक से संबंधित जो परिवहन है वह। आइए डाक से संबंधित जो कम्युनिकेशन है वह, आइए देखते हैं पोस्टल सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज की भारत में जो स्थापना होती है वो 1837 में होती है और फिलहाल जो डाक विभाग है उसमें सुधार के लिए एक प्रोजेक्ट एरो चालू किया गया। प्रोजेक्ट एरो के तहत क्या किया जाएगा? जो डाक संचार सेवा है उसको द्रुतगामी बनाने का प्रयास किया जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र की यदि हम बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में सुधार के लिए या टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया, भारत नेट, टेलीकॉम पॉलिसी 2018 नाम से क्या कही गई, कुछ योजनाएं लाई गई हैं। जबकि यदि हम घनत्व देखें
टेलीकम्युनिकेशन का घनत्व देखें तो शहरी क्षेत्रों में वो कितना है 172.86, यानी 172% क्या है लोगों के पास में टेलीफोन की उपलब्धता है, जबकि रूरल क्षेत्र में ये 56% है। तो इस प्रकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो टेली डेंसिटी है उसका बहुत अधिक अंतर हमें देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में जो स्कीम लाई गई सरकार द्वारा, पहली जो हमने बात कर रहे थे डिजिटल इंडिया, जो कि 2015 में लाई गई थी, और इस डिजिटल इंडिया के जो लक्ष्य थे वो क्या लक्ष्य थे कि जितने भी रूरल एरिया हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट देना है। हाई स्पीड का क्या देना है? इंटरनेट देना है। हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा, और इसके लिए क्या होगा, ये इंटरनेट जब प्रत्येक क्या हो जाएगा, जगह पहुंच जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में, तो जितनी भी सरकारी जो सेवाएं हैं उन सरकारी सेवाओं की पहुंच भी डिजिटली हर जगह हो जाएगी। इस संदर्भ में उमंग नाम से एक प्रोग्राम चालू किया गया। उमंग का तात्पर्य यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस। एक ऐप लाया गया जिसका नाम रखा गया उमंग, जिसके माध्यम से जो गवर्नमेंट की पहुंच है वो ऐप के माध्यम से लोगों तक हो सके। ये एक फ्री मोबाइल ऐप है, और इस ऐप के द्वारा सरकार की जो 1200 सर्विसेज हैं, 1200 सेवाएं हैं, उस तक पहुंच की किसी भी व्यक्ति की हो सकती है उमंग ऐप को डाउनलोड करके। इसके अतिरिक्त नेशनल ई गवर्नेंस प्लान लाया गया, जिसके अंतर्गत क्या हो गया, जितनी भी सेवाएं हैं उसको इस प्लान के तहत डिजिटली लोगों को पहुंचाने का प्रयास किया गया। उसके अलावा भारत नेट प्रोजेक्ट नाम से एक प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य है कि नेशनल ऑप्टिकल फाइबर, यानी राष्ट्रीय स्तर पर ऑप्टिकल फाइबर का क्या बनाया जाए, एक नेटवर्क बनाया जाए, जिससे न्यूनतम 100 एमबिट स्पीड से 25,000 ग्राम पंचायतों को क्या दिया जा सके, न्यूनतम 100 एमबिट स्पीड का इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके, मुहैया करा जा सके। और इसके लिए वाईफाई हॉटस्पॉट का निर्माण किया जाएगा, ताकि 25,000 ग्राम पंचायतों तक क्या पहुंच सके, इंटरनेट का कनेक्शन पहुंच सके। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसी भारत द्वारा इसके संदर्भ में बनाई गई है, जिससे टेलीकम्युनिकेशन जो क्षेत्र है उसको बढ़ावा मिल सके। और उसके अंतर्गत क्या किया गया है, टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इंटरनेट फॉर ऑल, सभी को क्या हो, सभी को इंटरनेट उपलब्ध हो, ऐसा उद्देश्य रखा गया है। साथ ही साथ 4G टेक्नोलॉजी से हम किस तरफ जाएंगे, 5G टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ेंगे। क्वालिटी ऑफ सर्विस को क्या करेंगे, सेवा की जो गुणवत्ता है उसमें क्या करेंगे, सुधार करेंगे। कॉल ड्रॉप, कई बार बात करते करते जो कॉल ड्रॉप की समस्या आती है, धीमी इंटरनेट स्पीड की जो समस्या आती है, उन सभी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। नेट न्यूट्रलिटी, नेट न्यूट्रलिटी मतलब इंटरनेट पर क्या होगा, इंटरनेट पर समानता होगी सभी को, यानी ऐसा नहीं कि किसी वेबसाइट को प्रमोट सरकार की ओर से किया जाएगा। इस प्रकार के नेट न्यूट्रलिटी का लक्ष्य भी टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसी के अंतर्गत भारत सरकार ने रखा है। ईज ऑफ डूइंग, टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में किसी को भी व्यापार करना होगा, उसमें व्यापार में सुगमता लाने का प्रयास इस पॉलिसी के तहत किया गया है। और लाइसेंस में सरलता प्रदान करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया है कि टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र से संबंधित जो भी लाइसेंस किसी को लेना हो तो वो प्रक्रिया पारदर्शी और सरल हो। तो इस प्रकार के कुछ प्रयास सरकार द्वारा हाल के क्षेत्र में किए गए। तो ये हमने सभी जो आधारिक क्षेत्र हैं भारत के, ऊर्जा से संबंधित, कम्युनिकेशन से संबंधित और टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित जो आधारिक क्षेत्र हैं भारत के, और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन से संबंधित जो आधारिक क्षेत्र था उसकी हमने बात की। मिलते हैं अगली क्लास में नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।